दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज मैं फिर से साइंस के एक नए वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करें। और हाँ, कॉपी और पेन आप लोग निकाल के रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उनके किस अनुसंधान के लिए प्राप्त हुआ? जी दोस्तों, आइंस्टीन जो कि बहुत बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे, तो उनको किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। और यह नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1921 ईस्वी में। ठीक है। तरंग द्वैत सिद्धांत ये किस वैज्ञानिक ने दिए थे? हाइजेन ने। बल का सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे। और आपेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? देखिए दोस्तों, कम चालक यानी कुछ सुचालक और कुचालक कहते किसको हैं? सुचालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक यानी विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है जिस वस्तु में, वो हो गया सुचालक। और कुचालक का मतलब उसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं होता है, तो वो हो गया कुचालक। तो चांदी ये विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है, बट सीसा ये कम चालक है। ठीक है। ये अभी बीपीएससी 66 का आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले सफेद वस्त्र हमें ठंडा क्यों रखते हैं? जी दोस्तों, देखिए गर्मियों में हम लोग व्हाइट कपड़ा पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि सफ़ेद वस्तु जितनी भी प्रकाश आ रही है तो सफ़ेद कपड़ा सबको परावर्तित कर देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है। ठीक है, तो इसलिए वो ठंडा देता है। और काला वस्त्र क्या करता है? जैसे काले धन होते हैं ना, इधर से भी कुछ आए, उधर से भी आए, जिधर से भी आए बस रख लो। ठीक है, तो उसी तरह से ये काला वस्त्र जिधर से भी जो प्रकाश आता है सबको रख लेता है, तो थोड़ा सा गर्मी का अनुभव देता है। तो सफ़ेद वस्त्र में ठंडा क्यों देता है? प्रकाश को परावर्तित कर देने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए जी। इसका आंसर होगा ध्वनि तीव्रता की मापन के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अभी ये बताइए कि रेडियो तरंग की आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। और समुद्र की गहराई फायदोमीटर के उपकरण के द्वारा मापा जाता है। ये है रहा अगला क्वेश्चन। सूर्य किरण की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो भी बीपीएससी में फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन थोड़ा आते हैं तो उसमें खोजकर्ता हो गए, उपकरण मापने वाला, या जो भी अदिश राशि, सदिश राशि, ऐसे सब टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि गिने चुने हैं। ठीक है, तो सूर्य किरण की तीव्रता किससे मापी जाती है? एक्टिनोमीटर से। एक्टिनोमीटर। अभी ये बताइए कि एरोमीटर किसको मापता है? एरो सुनने में ही आप लोगों को समझ में आ गया ना कि वायु से संबंधित है। जी, एरोमीटर जो है ये वायु का घनत्व मापता है। ठीक है। और अल्टीमीटर जो है ये है अल्टीमीटर, ये वायुयान जो होता है विमान, उसकी ऊंचाई मापता है। और एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर ये वायु की शक्ति मापता है, उसकी गति मापता है एनीमोमीटर। ओके, तो चलिए देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी बोतल में पानी भरकर उसे जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को घर पे नहीं करना है, इसका बस आप लोगों को आंसर देना है। समझ गए जी? ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी बर्फ के रूप में जमता है तो वो फैलता है इस वजह से जो बोतल होती है टूट जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, बोतल जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? इसका आंसर आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन के द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब ये बताइए गैलीलियो ये किसके आविष्कारक थे? ये मैंने कल ही अपने वीडियो में बताया था, ये दूरबीन के आविष्कारक हैं।
और रांटजन इन्होंने एक्सरे, जो कि आप लोग जाते हैं ना हड्डी की एक्सरे कराने, वो एक्सरे की खोज रांटजन ने की थी। और डाल्टन ये गैस दाब इस पे कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसको डाल्टन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहा, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? जब भी दूध को महा जाता है ना, देखते होंगे गांव में अधिकतर ये महा जाता है, तो क्रीम अलग हो जाती है। वो हो जाती है अपकेंद्री बल के कारण। अभी अपकेंद्री बल क्या होता है? जैसे जो कोई भी बल वो केंद्र से बाहर की तरफ लगती है, उसको अपकेंद्री बल बोलते हैं। लेकिन अभिकेंद्री बल का मतलब क्या हुआ? बाहर से केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है उसका उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। और गुरुत्वीय बल, ये दो पिंड के बीच में लगने वाला बल है गुरुत्वीय बल, जो कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी गुरुत्वीय बल हमेशा लगाता है। उसी कारण कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ नीचे आता है, तो किस कारण होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। और घर्षण बल, ये दो वस्तुओं के बीच में लगता है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत बल लगता है। देखिए, जब हम लोग जमीन पे चलते हैं तो धरती अपनी तरफ से बल लगाती है और हमारा शरीर अपनी तरफ से बल लगाता है, तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं, जिससे हम चल पाते हैं। अगर धरती अपनी तरफ से बल नहीं लगाती तो क्या होता? हम लोग फिसल के गिर जाते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो तेजी से नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए, पत्थर क्या है? मामूली सी बात है, थोड़ा सा उसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा होगा। और पैराशूट, आदमी पूरा पैराशूट लेके नीचे आ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है? उसके पृष्ठ का ज़्यादा है ना? तो जब ये क्षेत्रफल कम है पत्थर का, तो वायु दाब बहुत कम लग रहा है, वायु अपने तरफ से प्रेशर बहुत कम लगा रहा है, तो वो जल्दी गिर जाता है। और पैराशूट जो कि ज़्यादा क्षेत्रफल लिए हुए आ रहा है, तो वायु भी अपनी तरफ से ज़्यादा उसको रुकावट देता है, तो पैराशूट क्या करता है? उसको धीरे धीरे ढकेलते 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 फिर वो ज़मीन पे आता है। समझ गए? इसी कारण से होता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किस रसायन के यौगिक हैं? पहले ये बताइए कि इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? अब तो वैसे भी कम हो गया है। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर ये कीटाणुनाशक हैं। ये पहले मच्छरों के छिड़काव करने के लिए घरों के आसपास ये पाउडर के रूप में ऐसे छिड़का जाता था, पर अब आप लोग देखते होंगे कि अब ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित कुछ नुकसानदायक है, इसीलिए अब इसका प्रयोग कम हो गया है। वैसे ये किस रसायन के यौगिक है? तो क्लोरीन के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? जी दोस्तों, किस में सिल्वर नहीं होता है? अब यहाँ पे देखिए, नाम तो सबका सिल्वर है, ठीक है, पर फिर भी इनमें से सिल्वर नहीं है। एक है ना पहेली जैसी, पर ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर होगा जर्मन सिल्वर। ये झूठा सिल्वर है, इसके नाम में बस सिल्वर है, बट ये सिल्वर नहीं होता। इसमें निकेल और जस्ता मिला होता है, निकेल और जस्ता मिला होता है, पर नाम है सिल्वर। ठीक, ये हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड को, और इसका प्रयोग किया जाता है जो फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं, जैसे देखते हैं किसी भी शीशे से वो इंद्रधनुष जैसी रोशनी निकलती है, तो वैसे कांच के लिए ये हॉर्न सिल्वर का उपयोग होता है। और लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, और इसका उपयोग ज़्यादातर लेबोरेटरी में होता है। और ये सिल्वर आयोडाइड, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड जो कि कृत्रिम वर्षा कराने का काम करता है। ठीक है, ये ज़्यादातर फिल्मों वगैरह में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की रेलों से टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एल्युमिनियम पाउडर का। जी दोस्तों, एल्युमिनियम पाउडर। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? अभी देखिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इससे कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
अभी जो 67 का एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, जो कैंसिल हो गया, उसमें भी पूछा था। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो निकलती है वो निकलती है ऊष्मा के रूप में। अभी ऊष्मा क्या है? जो भी ऊर्जा निकल रही है उसके साथ एक तेज जलन जैसी कोई चीज निकल रही है, उसी को ऊष्मा बोलते हैं। ठीक। अभी नाभिकीय विखंडन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि जो परमाणु बम है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे। और सूर्य में जो प्रकाश निकलता है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, वो किसके द्वारा किस पर आधारित होती है? तो नाभिकीय संलयन से। सूर्य संलयन से संबंधित है और परमाणु बम विखंडन से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ना, वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो अपने दिमाग को कोई भी चीज़ याद करने का एक है कि किसी भी तरह से कोई एक ट्रिक बना लीजिए, कोई चीज़ इमेज याद कर लीजिए, जिससे वो चीज़ें बहुत देर तक, बहुत दिनों तक याद रहेंगी। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? जिसको आप लोग घर में बोलते हैं ना, मरकरी वाली लाइट, मरकरी वाली लाइट, वही फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो उसमें उपयोग किया जाता है मरकरी वाष्प और आर्गन का। और कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि सड़कों पे पीले लैंप यूज होते हैं, जिसमें सोडियम वाष्प और नियॉन भरा जाता है। ठीक है, और उसमें से पीली रोशनी निकलती है। और यहाँ पे घरों में जो व्हाइट कलर की वो मरकरी लाइट जो जलती है, तो उसमें मरकरी वाष्प और आर्गन भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जी दोस्तों, फेफड़ा में नहीं, हाइपोथैलेमस में। जी दोस्तों, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस अंग का कौन सा पार्ट है? ये ब्रेन का एक पार्ट है, जो मैंने कल भी इसको डिस्क्राइब किया था। थैलेमस जो है, पीयूष ग्रंथि जो हमारे शरीर की है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग VVI कर लीजिएगा। ठीक है, सीड थेरेपी जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंड में है, ये कैंसर के उपचार में ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से बहुत आसानी से और पहले की अपेक्षा बहुत इजी तरीके से कैंसर का उपचार किया जा रहा है। ये बताइए, टीबी का फुल फॉर्म क्या है? टीबी जो आप लोग घर में देखते हैं वो वाली टीबी नहीं, डिजीज की टीबी, वो वाली। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस जी। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जी दोस्तों। और जीवाणु के द्वारा होता है टीबी, पर विषाणु के द्वारा होता है एड्स। तो टीबी जीवाणु के द्वारा और एड्स विषाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? वैसे शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं, ये समुद्र में ज़्यादा पाए जाते हैं और इनका उपयोग बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। इनका फूड कंपनी हो गई, दवाई की कंपनी हो गई, या कॉस्मेटिक पदार्थ जो बनाए जा रहे हैं, या लेदर से संबंधित, या जो भी रिसर्च में, हर फील्ड में इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये शैवाल जो अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है वो है क्लोरेला। बाकी जो अलवा है, इसको समुद्री सैलड बोलते हैं, खाते हैं इसको। जी दोस्तों, सैलड की तरह ही है, इसको खाते भी हैं। लैमिनेरिया, इससे आयोडीन निकाला जाता है, लैमिनेरिया। अभी आप लोग ये बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी, घेंघा रोग, जिसको ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, ग्वाइटर डिजीज, जो गले के नीचे ऐसे सूजन सी हो जाती है, उसी को बोलते हैं। अलारिया, ये भी एक खाने वाली एल्गी है, जिसको यूरोपीय कंट्री में ज़्यादा इसको फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसकी सहायता से होता है? जी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी में ही सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है? नहीं, पौधों में भी होता है। पौधों में भी श्वसन होता है, तो गैसों का तो आना जाना लगा रहेगा।
ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? रंध्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा, अस्टोमाटा बोलते हैं। ये लीफ में पाया जाता है, ठीक है, लीफ में पाया जाता है एस्टोमाटा। जैसे आपके शरीर में ये छोटे छोटे रोम होते हैं ना, और छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे भी बहुत सारे गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलती है, और पौधों में ये लीफ में पाया जाता है ये रंध्र, और इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन शब्द का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? जी दोस्तों, जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने हार्मोन शब्द दिए थे स्टार्लिंग, ठीक है। अभी ये अरविंद खुराना है, ये किस चीज़ का खोज किए थे? ये खोज किए थे जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड क्या है? जैसे जो आप जानते हैं ना, जीन, जो डीएनए में पाई जाती है जीन, तो जेनेटिक कोड सभी जीव का समान रहता है, और हमारे जो लक्षण है, जो जीन है, वो जेनेटिक ये कोड पे ही आधारित रहते हैं। और F.G. हॉकिंस ये किसका खोज किए? ये के विटामिन का, जो आप पढ़ते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ये सारे जो विटामिन है इनका खोज किए थे हॉकिंस ने। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटिंग और वेस्ट, ये किसका खोज किए थे? जी दोस्तों, ये किए थे इंसुलिन का। जी, इंसुलिन का, जो कि मैंने कल भी अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया था। अगर आप लोगों ने कल का हमारा वीडियो नहीं देखा है, साइंस पार्ट 1, तो वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, ये वेटिंग और वेस्ट जो है इंसुलिन की खोज किए थे, और वेटिंग के जन्मदिन पे ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटिक डे। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? हाँ, बीपीएससी 66 में ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था जिसमें दलिया था, जिसमें वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पर यहाँ आप लोगों को ये बताना है प्रोटीन का नाम, कि सबसे ज़्यादा दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये पाई जाती है लाइसिन और थ्रियोनिन। ये प्रोटीन है जो लाइसिन और थ्रियोनिन, ये दाल में बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। मायोसिन, ये भी एक प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में पाई जाती है, मसल को जो फैलता है, सिकुड़ता है, जो मसल कंट्रैक्शन होता है, उसमें ये प्रोटीन का काम आता है। और केराटिन, केराटिन जो प्रोटीन है जो हमारे बालों और नाखून में मौजूद रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? ये पिछले साल के यूपी पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा था, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन, हाँ मैंने तो आंसर बता ही दिया, कौन सा आवश्यक है कारक, तो ये है विटामिन के। अभी ये आप लोग बताइए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जी, इसका नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताएं, फिलोक्विनोन। जी दोस्तों, क्विनोन, फिलोक्विनोन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कर्बी, जी, एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड। और ये हेपारिन क्या है? ये हेपारिन हमारे शरीर में ब्लड में मौजूद रहता है, और ब्लड जो हमारे वेन और आर्टरीज में चल रहे हैं, जो हमारे नसों में ब्लड दौड़ रहा है, तो उसमें ये थक्का न बने, उसके लिए ये काम करता है हेपारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ये लिग्निन नामक पदार्थ ये कहाँ पे पाया जाता है? ये एक तरह से कार्बनिक पॉलीमर टाइप का है, जो ये जाइलम टिश्यू पे पाया जाता है, ठीक है, जाइलम टिश्यू पे। अभी आप लोग ये बताइए कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, और ये हम सब जानते हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जाइलम जो है जड़ से जल को लेके लीफ तक पहुँचाता है, तो जाइलम जड़ से संबंधित हो गया, और फ्लोएम फूड से संबंधित हो गया। फ्लोएम क्या करता है?
जब लीफ में खाना बन जाता है उस खाने को ये विभिन्न विभिन्न भागों में ढोते रहता है। तो जाइलम जड़ से संबंधित, फ्लोएम फूड से संबंधित। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हाइड्रा या हाइड्रा का नाम आता है आप लोग समझ जाइए कि यह जल से संबंधित है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, ये कहते हैं जलीय पौधों को। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से साइंस के एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।